हॅलो स्टुडंट्स, कसे आहात? मजेत आहात ना बेटा? मजेत असलंच पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचा अभ्यास केलंच पाहिजे. ठीक आहे. जिंदगी की लढाई में पढ़ाई बहुत जरूरी होती है. हे वाक्य तुम्ही थोडंसं लक्षात ठेवा आणि अभ्यासाला लागा. तर आज आपण पाहणार आहोत मॅथमॅटिकल मेथड्सचं तिसरं लेक्चर, ज्यामध्ये आपण पाहत आहोत मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आणि ज्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत वेक्टर प्रोडक्ट. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं होतं स्केलार प्रोडक्ट. ओके, ठीक आहे. सो इन मल्टिप्लिकेशन ऑफ वेक्टर काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत, जे दोन स्टेटमेंट महत्वाचे आहेत ते लक्षात ठेवा याच्यामध्ये. इन मल्टिप्लिकेशन हे पहा, जेव्हा आपण एडिशन करतो, दैट मीन्स जब हम कोई एडिशन करते हैं किसी वेक्टर का, हम यहाँ पे एडिशन करना चाहते हैं, तो एडिशन कौन से वेक्टर का होता है? तो एडिशन सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर का ही होता है. एक चीज याद रखना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में अगर देखा जाए तो एडिशन किसका होता है बेटा? तो एडिशन होगा सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर्स. सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर्स मतलब, तो यहाँ पे समझ लेना, मैं फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर के साथ ही ऐड कर सकता हूँ. ओके, मैं फोर्स वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकता. तो एक चीज हमेशा याद रखना, एडिशन जो होता है ना बेटा, वो हमेशा सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर्स के साथ ही होगा. लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ कर सकता हूं. इट कैन बी डन विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ वेक्टर. ओके, ठीक. तो अलग अलग दो वेक्टर होंगे, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, में तो उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं. यहाँ पे अगर मैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो मुझे एक नया क्वांटिटी मिलता है, उसे हम वर्क डन बोलते हैं बेटा. तो देखना, यहाँ पे अगर जब मैं एडिशन करता हूं तो क्या होता है, मैं सिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर की एडिशन करता हूं और मुझे जो क्वांटिटी मिलती है वो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी मिलती है. सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, अगर मैं फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करूं तो मुझे रिजल्ट फोर्स का ही मिलने वाला है. ओके, तो सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी. लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेशन में देखना, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में मुझे नए टाइप की क्वांटिटी मिलती है, न्यू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगा, न्यू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो ये चीज हमेशा याद रखना. अगर मैं दो अलग अलग वेक्टर को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे एक नई क्वांटिटी मिलेगी. ओके, एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी. लेकिन एडिशन के केस में क्या होता है बेटा? तो एडिशन के केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी मिलेगी, कोई नई टाइप ऑफ क्वांटिटी मिलेगी नहीं. हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट देखा था. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट. अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर मुझे कोई स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो उसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसे ही बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट. ओके, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप इज मल्टीप्लाइड, अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं या फिर स्केलर प्रोडक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? अगर मैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूं और जो नया क्वांटिटी मिलेगा मुझे, वो कौन सा क्वांटिटी मिलेगा? वो मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलेगा. इसीलिए उसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट. तो देखना, यहां पे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर कॉस ऑफ थीटा. कॉस ऑफ थीटा, या फिर हम इसे ही लिख सकते हैं पी क्यू कॉस थीटा. ओके, तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. आज के लेक्चर में हम देखने की कोशिश करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, तो वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है? इफ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड सच दैट the resultant quantity or the resultant obtained after multiplication is vector quantity. The resultant obtained after multiplication is a vector quantity. is a vector quantity. अगर इस तरह से मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसे कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट. तो सपोज करना कि मेरे पास दो वेक्टर है जिनका मैं
वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं तो देखना यहाँ पे जो सिंबल होगा क्रॉस, तो P क्रॉस Q इसे कहा जाता है, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इस तरह से इसे कहा जाएगा। तो एक चीज याद रखना, ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, P डॉट Q, डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था P डॉट Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, तो मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाला हूं तो मुझे कुछ इस तरह से मिल जाएगा, P मैग्नीट्यूड ऑफ P मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू एंगल बिटवीन द वेक्टर टू वेक्टर साइन थीटा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मुझे एक एन कैप मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट इज एन कैप, तो देखना एन कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, तो एक यूनिट वेक्टर है और इसका डायरेक्शन कहां पे होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन और in the direction perpendicular to the plane which contains the two vector. Unit vector in the perpendicular direction, in the perpendicular direction of plane which contains vector P and Q, which contains vector P and vector Q। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एन कैप क्या है बेटा, तो ये यूनिट वेक्टर है, कहां पे है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन विच कंटेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर P एंड Q। तो अब ये क्या चीज है, हम भी इसे अभी समझने की कोशिश करते हैं। देखना, तो देखना ये क्या है, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। अगर मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है मतलब इसका क्या होता है बेटा, जब मैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करता हूं तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। एक रहेगा मैग्नीट्यूड और दूसरा रहेगा डायरेक्शन। तो यहां पे देखना, यहाँ पे ये जो P मॉड ऑफ Q साइन थीटा है ना, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है ना, उस रिजल्टेंट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा है मुझे। ये क्या रहेगा बेटा, तो ये रहेगा मैग्नीट्यूड। और ये जो एन कैप है, ये एन कैप क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो देखना यहाँ पे हम एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो देखना एक प्लेन रहेगा कुछ इस तरह से, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि एक टेबल टॉप है, एक टेबल टॉप रहेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये टेबल टॉप है। अब मेरे पास दो वेक्टर्स यहां पे रहेंगे। सपोज करना कि एक वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में। लेट दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, या फिर मैं यहां पे इसे बोल सकता हूं कि ये पी वेक्टर है। दूसरा वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा मेरे पास। ओके, तो कंसीडर करना कि ये क्यू वेक्टर है। नाउ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, लेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा, लेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज थीटा। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने की कोशिश करूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे मिलेगा, वो कौन से डायरेक्शन में मिलेगा बेटा, तो वो मिलेगा मुझे कुछ इस डायरेक्शन में, वो मिलेगा मुझे कुछ इस डायरेक्शन में। मतलब देखना ये रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर विच इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू वेक्टर। ये अपना रिजल्टेंट रहेगा विच इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू वेक्टर, या फिर मैं इसे ही लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप, साइन थीटा इंटू एन कैप। नाउ व्हाट इज एन कैप, तो ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन रहेगा, ये यूनिट वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन देगा, ना कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये क्या है बेटा, तो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। ओके, और ये रहेगा मेरा एन कैप। तो देखना ये क्या है बेटा, ये जो एन कैप है ना, वो किस तरह से, ये एन कैप इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा, प्लस इन दोनों वेक्टर को भी परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पे, तो देखना ये रिजल्टेंट वेक्टर इस क्यू वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक, डायग्राम में देखना। और ये रिजल्टेंट वेक्टर पी वेक्टर के साथ ये वाला 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखना ये जो आर वेक्टर है इस क्यू वेक्टर को भी परपेंडिकुलर रहेगा, इस पी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर रहेगा, प्लस इस प्लेन को भी परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, ठीक, तो ये होता है मेरा एन कैप।
ये रहेगा मेरा एन कैप। ओके ठीक है बेटा। तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, हम कौन सा रूल यूज करने वाले बेटा? यहां पे हम यूज करने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो देखना यहाँ पे कौन सी चीजें लगने वाली है मुझे। तो मुझे लगेगा यहाँ पे 4 फिंगर्स। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट 4 फिंगर्स। 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पहले 4 फिंगर अपने इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की तरफ रहेंगे। फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में वो 4 फिंगर्स होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पी वेक्टर अपना कुछ इस डायरेक्शन में है, तो 4 फिंगर्स मैं कुछ इस तरह से रख सकता हूँ, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, या फिर इस तरह से, ठीक है। इसके आप 2-4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। तो देखना कौन सा वाला लेना है वो अगला वेक्टर डिसाइड करेगा। तो समझ लेना कि ये पी वेक्टर है, पी वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, क्यू वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, और अब मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सो दैट आई कैन ऑब्टेन द रिजल्टेंट और द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ 4 फिंगर्स लेके जाओ, ओके ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, पाम कहां पे होना चाहिए? पाम मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, और पाम मस्ट फेस सेकेंड वेक्टर। पाम यहां पे क्या करना चाहिए बेटा? सेकेंड वेक्टर को वो पाम उस तरफ होना चाहिए। तो देखना अगर मैं इस तरह से रख रहा हूं तो अब देखना यहाँ पे ये जो पाम है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये पाम मेरा सेकंड वेक्टर की तरफ नहीं है, सेकंड वेक्टर मेरा कुछ इस डायरेक्शन में है, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर चल रहा है। ओके ठीक है। तो देखना कुछ इस तरह से रख के कुछ फायदा नहीं है, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में सेकंड वेक्टर है उस डायरेक्शन में मेरा पाम होना चाहिए। तो पाम मेरा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, देखना मतलब बोर्ड की तरफ मेरा पाम चल रहा है यहाँ पे। ओके ठीक। तो पाम मस्ट फेस सेकेंड वेक्टर, then curl the finger in the direction of second vector, in the direction of second vector, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर देना, ठीक। then thumb will give the direction of resultant vector, thumb will give द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। थंब यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है बेटा, समझ लेना यहाँ पे। तो देखना ये पी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, क्यू वेक्टर आगे है, तो पाम मेरा उस तरफ फेस करेगा। अब मैं फिंगर्स को कर्ल करने वाला हूँ, जैसे ही कर्ल करता हूँ तो थंब मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, तब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा यहाँ पे। ओके सो दिस रूल इज कॉल्ड एज ए राइट हैंड थंब रूल। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का अगर रिजल्टेंट का मुझे डायरेक्शन निकालना है तो मुझे यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। 4 फिंगर्स मेरे कहाँ पे होंगे? 4 फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, पाम मस्ट फेस द सेकेंड वेक्टर, दूसरा पाम मेरा दूसरे वेक्टर की तरफ होना चाहिए, देन कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर। ओके फिंगर को कर्ल करना इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस इज द वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखना एक चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं, यही सेटअप लगा देंगे, यही सेटअप हम रखने वाले हैं। सेटअप देखना मैं यहाँ पे ये वाला चीज ऑब्टेन करूंगा, तो मुझे ऑब्टेन करना है क्यू क्रॉस पी। मुझे क्या ऑब्टेन करना है यहाँ पे? क्यू क्रॉस पी। तो इस केस में क्या होगा बेटा? तो क्यू बनेगा फर्स्ट वेक्टर, पी बनेगा सेकेंड वेक्टर। क्यू बनेगा फर्स्ट वेक्टर, पी बनेगा सेकेंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ 4 फिंगर्स लेके जाओ, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, और सेकेंड वेक्टर की तरफ मेरा पाम होना चाहिए, सेकेंड वेक्टर की तरफ मेरा पाम होना चाहिए। अब फिंगर्स को कर्ल कर देना सेकेंड वेक्टर की तरफ, तो कुछ इस तरह से हम कर्ल कर रहे हैं, तो थंब मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब क्यू क्रॉस पी का जो भी रिजल्टेंट रहेगा, क्यू क्रॉस पी का जो भी रिजल्टेंट रहेगा, वो रिजल्टेंट मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वो रिजल्टेंट मेरा कहां पे होगा बेटा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो R2 वेक्टर मैंने यहां पे लिखा है विच इज रिजल्टेंट ऑफ क्यू क्रॉस पी। R2 वेक्टर ये किसका रिजल्टेंट है? तो क्यू क्रॉस पी का रिजल्टेंट है। ओके ठीक। तो अब हम यहां पे
थोड़ा सा और साइन कन्वेंशन यूज करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कुछ इस तरह से क्रॉस करके इसे राउंड कर दूं, अगर मैं कुछ इस तरह से क्रॉस करके इसे राउंड कर दूं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी वेक्टर है वो इनटू द प्लेन रहेगा। वेक्टर मेरा कहां पे रहेगा? इनटू द प्लेन। ठीक, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन। आप देखना, अगर आप एरो मारने की कोशिश करते हो तो आपके सामने क्रॉस होता है, मतलब जो एरो रहेगा ना आपसे दूर जाएगा, एरो रहेगा ना आपसे दूर जाएगा। तो इस तरह से हम इसे याद रखते हैं, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन एंड डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। तो ये दो चीजें याद रखना, इसका यूज करके अब हम थोड़ा सा राइट हैंड रूल को लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। तो देखना बेटा, फर्स्ट एग्जांपल अच्छी तरह से समझना, अब ये 3D वाला होने वाला है। तो कंसीडर करना कि वेक्टर ए कुछ इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए इज इन दिस डायरेक्शन, और वेक्टर बी मेरा इनटू द प्लेन है, वेक्टर बी मेरा इनटू द प्लेन है। मुझे पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखना, अब मुझे यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाना है। ए वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर मेरा इनटू द प्लेन है, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, मतलब कुछ ये इस तरह से बनने वाला है। तो देखना, फर्स्ट वेक्टर की तरफ 4 फिंगर्स लेके जाओ, तो 4 फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की तरफ हम लेके जा रहे हैं। पाम मेरा सेकंड वेक्टर को फेस करना चाहिए, तो सेकंड वेक्टर मेरा इनटू द प्लेन है, तो पाम भी मेरा उसी को फेस कर रहा होगा। अब सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर देना, सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स को यहाँ पे अब क्या करना है? मुझे कर्ल करना है। तो अगर मैं कर्ल कर देता हूँ कुछ इस तरह से, देखना, अगर मैं कर्ल कर देता हूं तो मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा, ये रिजल्टेंट मेरा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये रिजल्टेंट मेरा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझा? नहीं समझा? नहीं समझा। और एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, देखना सेकंड एग्जांपल। अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं कि चलो ये ए वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो बी वेक्टर है आउट ऑफ द प्लेन है, बी वेक्टर कहां पे है मेरा? आउट ऑफ द प्लेन है। तो फिर से मुझे पूछा गया है फाइंड डायरेक्शन ऑफ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मुझे अब यहां पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखना बेटा, आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या होगा कि ये बी वेक्टर बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ए वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो 4 फिंगर्स कहां पे होने चाहिए? अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से ये मेरे 4 फिंगर्स रहेंगे बराबर। और पाम जो रहेगा, पाम जो रहेगा कुछ इस तरह से इसको फेस कर रहा होगा। तो देखना, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बनने वाला है। अगर ये आउट ऑफ द प्लेन वाला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मेरा कुछ इस तरह से है, तो देखना मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ इसको पकड़ने की। तो मतलब ये 4 फिंगर्स ए वेक्टर की तरफ है, तो कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है, तो ये पाम अपना उस डायरेक्शन में फेस होने वाला है, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को क्या करना है? 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे डिफिकल्ट जाएगा। दूसरा वेक्टर जहाँ पे, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर देना, फिंगर्स को कर्ल कर देना कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो थंब दिखाई दे रहा है ना, थंब का डायरेक्शन, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे कहां पे लगती है? तो चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ओके, देन रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स में भी हम कहीं पे ये सारी चीजें यूज करेंगे, कुछ कुछ जगह पे जहां पे टॉर्क कैलकुलेशन रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखना, मैंने 3D पे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है, वहां पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एन कैप क्या होता है। तो एन कैप मैंने यहां पे लिखा है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द वेक्टर पी एंड क्यू। ओके बेटा, तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन एंड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमने यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी फाइंड आउट किया था। तो फिर से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पी क्रॉस क्यू, ओके, is equal to magnitude of P, magnitude of Q into sin theta
इंटू एन कैप, इसी को हम लिख सकते हैं इन सिंपल टर्म्स पी क्यू साइन थीटा इंटू एन कैप, पी क्यू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये रहेगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, ये रहेगा अपना रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरह से इसे देख लेना। इसे भी अच्छी तरह से देख लेना बेटा। ओके ठीक है, ये हमने यहाँ पे दो इलस्ट्रेशन लेने की कोशिश की है, इसे भी समझ लेना। ये जो साइन कन्वेंशन है, क्रॉस और डॉट कन्वेंशन जो है, उसे भी समझ लेना। क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन, डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन। ओके ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब क्या है? P क्रॉस Q कैन नॉट बी इक्वल टू Q क्रॉस P। P क्रॉस Q कैन नॉट बी इक्वल टू Q क्रॉस P। तो अब देखना, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। डॉट प्रोडक्ट भी मैं साथ में लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अगर दो वेक्टर्स है तो इन दोनों को हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लिख सकते थे P डॉट Q कैन बी रिटर्न एज Q डॉट P। ओके, P डॉट Q कैन बी रिटर्न एज Q डॉट P, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ये चीज हम नहीं लिख सकते, ये चीज हम नहीं लिख सकते। क्यों? तो देखना फिर से वही वाला टेबल टॉप वाला डायग्राम। तो ये अपना टेबल टॉप है, यहाँ पे दो वेक्टर्स है। ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये वेक्टर है बी वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ या फिर ऑब्टेन करने की कोशिश करूँ, तो बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, तो देखना ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी चल जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रहेगा मेरा ए क्रॉस बी। ओके ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो बी क्रॉस ए मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा बेटा, बी क्रॉस ए मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक, तो देखना इसी के वजह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। क्यों बेटा? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन कंप्लीटली रिवर्स है। मैग्नीट्यूड मुझे सेम दिखाई दे रहा है लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे कंप्लीटली रिवर्स है। ओके, सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P क्रॉस Q कैन नॉट बी इक्वल टू Q क्रॉस P। ठीक, इसे ही मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं। अगर मुझे लिखना ही है तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q क्रॉस P, इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q क्रॉस P मैं लिख सकता हूं। ओके, लेकिन ये कंफ्यूज करेगा तो हम अभी इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q क्रॉस P। ये होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं तो P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू Q क्रॉस P मैग्नीट्यूड। तो एक चीज याद रखना, तो ये रहेगा नोट, ये रहेगा नोट। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट है, इसीलिए मैं वेक्टर के नोटेशन में इसको इक्वल नहीं लिख सकता। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है? देखना अच्छी तरह से देखना, जरा 2 मिनट देखना हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, एक बार अच्छी तरह से समझ लेना उसे। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है? तो P क्रॉस Q प्लस R, P क्रॉस Q प्लस R कैन बी रिटर्न एज P क्रॉस Q प्लस P क्रॉस R। ठीक है, P क्रॉस Q प्लस
क्यू प्लस आर, तो हम कुछ इस तरह से उसे लिख सकते हैं। तो ये होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डॉट प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट में भी यही लॉ फॉलो किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पी डॉट इन ब्रैकेट क्यू प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू पी डॉट क्यू प्लस पी डॉट आर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको क्यू डॉट पी लिख सकता हूँ, नो इशू, आई कैन राइट डाउन क्यू डॉट पी प्लस आर डॉट पी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मैं इसमें ये वाली चीज नहीं कर सकता क्योंकि ये जो अपना कम्यूटेटिव लॉ है उसे ओबे नहीं करता वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, तो ये है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। स्पेशल केसेस तो समझ लेना। फर्स्ट केस यहां पे रहेगा, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब दो वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखना, एक वेक्टर है पी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर। एक तरीका हो जाएगा, या फिर पी वेक्टर और ये जो क्यू वेक्टर है इसी के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा इज गोइंग टू बी 0 डिग्री। अगर ऐसा हो और मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने की कोशिश करूं तो देखना ये कुछ इस तरह से बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू साइन ऑफ 0 इंटू एन कैप, साइन ऑफ 0 इंटू एन कैप। तो इसका साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा ना, तो वो मेरा 0 आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है। सेकंड केस, सेकंड केस देखना, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? तो देखना, एक वेक्टर p इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर q इस डायरेक्शन में है, या फिर p वेक्टर यहाँ पे है और q वेक्टर मेरा कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एंटी पैरेलल होते हैं। ये केस बनेगा मेरा एंटी पैरेलल का केस। तो मतलब थीटा यहाँ पे कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं फिर से इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ p मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ q इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू एन कैप। तो साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। साइन 180 कितना होता है? 0 रहेगा। ओके, ठीक है। तो p क्रॉस q इन केस ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेरा 0 आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, थर्ड केस देखते हैं यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब थीटा बनेगा मेरा 90 डिग्री, या फिर पाई बाय 2 डिग्री, सॉरी पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन में रहेगा ये। ओके, तो देखना ये बनेगा p क्रॉस q, p क्रॉस q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन कैप, साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन कैप। तो ये बन जाएगा मेरा कुछ पी क्यू, ये बन जाएगा मेरा कुछ पी क्यू, अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेने की कोशिश करूं, ठीक है। तो ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1। यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1 रहेगा। ठीक, ठीक, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो अब हम इसी का यूज करेंगे। देखना, अगर p क्रॉस q, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे कुछ पी क्यू इस तरह से मिलने वाला है। ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा 3D एक्सिस की तरफ चलते हैं, जहां पे हमें एक चीज पता है, हमें हर एक एक्सिस का यूनिट वेक्टर पता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ये हमने ऑलरेडी सीखा है, ये हमने ऑलरेडी सीखा है। तो देखना, अगर मैं यहां पे
आई क्रॉस आई, आई क्रॉस नॉट आई क्रॉस जे लेने की कोशिश करूं, आई क्रॉस जे लेने की कोशिश करूं, ठीक है, तो इसका आंसर कितना मिलेगा? तो राइट हैंड थंब रूल लगा लेंगे, सीधा सीधा है। तो आई वेक्टर इस तरफ है, जे वेक्टर इस तरफ है, अगर मैं इस तरफ इसे कर्ल कर लूं फिंगर, तो ये फिंगर आपकी तरफ, थंब आपकी तरफ आ रहा है, मतलब दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ के कैप। ओके, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो देखना जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो मुझे मिल जाएगा यहां पे आई कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, ठीक है। और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इज गोइंग टू बी जे कैप, इज गोइंग टू बी जे कैप। ओके, तो ये हुआ बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। लेकिन इसको एक सिंपल ट्रिक है, उसे हम समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, एक साइकिल होता है, तो उसी तरह से हम कुछ यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, देखना, यहां पे लेना बेटा आई वेक्टर, यहां पे लेना जे वेक्टर दैट इज जे कैप, और यहां पे लेना के कैप। तो यहां पे हम इसका डायरेक्शन देने वाले हैं, हम यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो रहेगा पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा मेरा नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा मेरा नेगेटिव। तो देखते हैं ये जो मैंने यहां पे लिखा है इसका मतलब क्या है। देखना, अगर मैं आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, दैट मीन्स आई क्रॉस जे, आंसर मस्ट बी इक्वल टू के कैप, आई क्रॉस जे आंसर मस्ट बी इक्वल टू के कैप। तो यहां पे आ चुका है के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के आंसर मस्ट बी इक्वल टू आई कैप, जे क्रॉस के आंसर मस्ट बी इक्वल टू आई कैप। ओके, ठीक, उसके बाद के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आंसर मस्ट बी इक्वल टू जे कैप। तो हम यहां पे देखना, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया था, अगर मैं यही चीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने की कोशिश करता, ठीक, ओके, तो देखना अगर मैं यहां पे लिखता आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, आई क्रॉस के द आंसर मस्ट बी इक्वल टू जे, लेकिन ये क्या रहेगा, निगेटिव जे, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो रहेगा माइनस जे कैप, वो रहेगा माइनस जे कैप। सिमिलरली के क्रॉस जे, के क्रॉस जे आंसर मस्ट बी इक्वल टू माइनस आई कैप, के क्रॉस जे आंसर मस्ट बी इक्वल टू माइनस आई कैप। और उसके बाद जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई आंसर मस्ट बी इक्वल टू माइनस के कैप। ओके, जे क्रॉस आई आंसर मस्ट बी इक्वल टू माइनस के कैप। तो एक सिंपल वाला ट्रिक है, इसे हम ट्रिक भी बोल सकते हैं इस केस में। सिर्फ एक चीज याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव। ओके बेटा, ठीक है। तो ये तो हुआ यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं कुछ इस तरह से करने की कोशिश करता हूं, आई क्रॉस आई, ठीक है, आई वेक्टर का खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता हूं, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, जीरो। और अभी हमने देखा था अगर किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल जीरो होता है तो मेरा उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो इसका आंसर आएगा जीरो, तो इसका आंसर आएगा जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस जे, सिमिलरली जे क्रॉस जे भी आ जाएगा जीरो, और के क्रॉस के भी आ जाएगा जीरो, के क्रॉस के आ जाएगा जीरो। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले हमने सीखा था डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद हमने सीखा है, आज कुछ सीखने की कोशिश की है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनके नाम क्या है बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले इनको, इनके हम डेफिनेशंस लिख देते हैं। तो देखना, P dot Q vector can be written as magnitude of P vector, magnitude of Q vector
इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो रिजल्टेंट बनेगा ना यहाँ पे बेटा, ये जो रिजल्टेंट बनेगा, तो देखना है रिजल्टेंट के ऊपर मैं एरो नहीं मार्क कर रहा क्योंकि ये मुझे स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। ये मुझे क्या दे रहा है? स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, P क्रॉस Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो इनका जो भी रिजल्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं रिजल्टेंट के ऊपर एरो मार्क कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी रहेगा, इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। ओके ठीक, तो यह आप लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो टर्म होता है ना बेटा, ये टर्म मुझे मैग्नीट्यूड देगा, ये टर्म मुझे मैग्नीट्यूड देगा और ये टर्म मुझे डायरेक्शन देगा। ठीक, अब हम इसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्पेशल केसेस लेंगे नहीं, हम बाद में कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके, और ये जो आर वेक्टर रहेगा, तो इसको देखना बेटा, इसको मैं नहीं लिख सकता इस फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये आ रहा है, तो ये देखना, ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे अलग अलग नोटेशन बता रहा हूँ, तो ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। ओके ठीक, तो फर्स्ट पार्ट ये हुआ। सेकेंड पार्ट, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल्स टू 1 और के डॉट के इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे आई डॉट जे 0 रहेगा, जे डॉट के 0 रहेगा, के डॉट आई 0 रहेगा। ओके, बट इन केस ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट, इन केस ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर मैं आई क्रॉस आई लिखने की कोशिश करूं तो आंसर 0 आ जाएगा, जे क्रॉस जे लिखने की कोशिश करूं तो आंसर 0 आ जाएगा, के क्रॉस के लिखने की कोशिश करूं तो आंसर 0 आ जाएगा। एंड आगे वाला ये हम यहां पे लिख सकते हैं आई जे के कैप, आई जे के कैप। तो देखना आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे यहां पे बनेगा के कैप, जे क्रॉस के वो बनेगा आई कैप, एंड के क्रॉस आई वो बनेगा जे कैप। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देखना इन दोनों की डेफिनेशन और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। ठीक, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखना, लेट अ फोर्स एफ बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी free to rotate about origin and let r be the position vector of any point on the line of action of force. So then torque of this force about the origin is defined as tau is equal to, तो ये वेक्टर में रहेगा r क्रॉस f। तो यहाँ पे डेटा मिसिंग है, ये जो डेटा रहेगा ना बेटा, ये डेटा रहेगा, फोर्स की वैल्यू दी गई है और मुझे यहाँ पे पूछा गया है, तो देखना ये जो डेटा है, फोर्स की वैल्यू दी गई है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और आर वेक्टर रहेगा मेरे पास आई कैप माइनस, सॉरी आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप। ठीक, तो अभी मुझे क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली दिया गया है, तो टॉर्क मुझे पूछा गया है, मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो ये बन जाएगा आई माइनस जे प्लस 6k कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप माइनस के कैप। तो बेटा अब यहाँ पे देखना, ये जो है जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, डॉट प्रोडक्ट में दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके हमने डायरेक्टली किया था, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही टफ वाली चीज बनने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट मेथड। ओके, तो ये रहेगा डिटर्मिनेंट मेथड। स्पेलिंग गलत हो सकता है, डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग। तो देखना, मेरे पास p वेक्टर दिया है कुछ इस तरह से, px i कैप प्लस py
जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ठीक है। और क्यू वेक्टर कुछ इस तरह से दिया गया है, क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, ठीक। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो पी क्रॉस क्यू, तो मैं यहाँ पे 3/3 का डिटर्मिनेंट यूज करने की कोशिश करूंगा। जो यहाँ पे देखना, जो फर्स्ट रो रहेगा वो रहेंगे मेरे यूनिट वेक्टर्स, आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट रो क्या रहेगा मेरा यहाँ पे, फर्स्ट रो, तो वो रहेगा यूनिट वेक्टर का रो, ठीक है। फर्स्ट रो रहेगा यूनिट वेक्टर का रो। सेकेंड रो, सेकेंड रो किसका रहेगा यहाँ पे, सेकेंड रो जो है कोइफिशिएंट ऑफ, कोइफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, जितने भी मेरे पास यूनिट वेक्टर्स है सच एज आई कैप जे कैप के कैप, उनके कोइफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो देखना हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम P क्रॉस Q कर रहे हैं। तो पहला वेक्टर यहाँ पे P वेक्टर रहेगा, फर्स्ट वेक्टर कौन सा रहेगा यहाँ पे, P वेक्टर रहेगा। तो इसके कोएफिशिएंट, तो ये बनेगा Px, ये बनेगा Py, ये बनेगा Pz, ओके ठीक। अब थर्ड रो में कौन रहेगा, तो थर्ड रो में रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ, थर्ड रो में क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कोएफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स ऑफ सेकेंड वेक्टर, ऑफ सेकेंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट यहाँ पे होने चाहिए। तो देखना आई का कोएफिशिएंट कौन है, क्यू एक्स, यहाँ पे जे का कौन है, क्यू वाई, यहाँ पे के का कौन है, क्यू जेड, यहाँ पे के का क्यू कौन रहेगा, क्यू जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को मुझे सॉल्व करना है, ये 3/3 डिटर्मिनेंट है। तो इसका एक तरीका होता है, बहुत सारे लोगों को ये नया लगेगा, तो अच्छी तरह से ध्यान देना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो ये वाला सेशन बार बार देखना किस तरह से करने वाले हम ये चीज, तो ध्यान देना, ध्यान लगाना अच्छी तरह से। मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं, तो मुझे क्या करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले ही लिख लेता हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो इनको स्किप करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या करना है बेटा, मुझे स्किप करना है, ठीक। अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करूं तो मुझे कुछ चार एलिमेंट यहां पे दिखाई दे रहे, कौन से दिखाई दे रहे हैं, पी वाई क्यू जेड एंड क्यू वाई पी जेड, ठीक है। तो अब इनका मैं करूंगा यहां पे मल्टीप्लीकेशन, हम थोड़ा सा उसे बाद में देखेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रहेगा मेरा फर्स्ट रो। अब मेरा ये रो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ मेरा कॉलम चेंज होगा, रो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ मेरा कॉलम चेंज होगा। तो ये करना क्या है, मुझे स्किप करना है, इनको क्या करना है, स्किप करना है, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर से मुझे इनको क्या करना है, स्किप करना है, ठीक। तो देखना, तो ये क्या होगा, किस तरह से होगा बेटा, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैंने इनको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। तो मेरे पास कौन कौन बाकी है अब, पी वाई क्यू जेड क्यू वाई पी जेड, कुछ इस तरह से। तो ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई कर देना, लेफ्ट एलिमेंट से राइट एलिमेंट पे आना और ऊपर से डायगनली मुझे मल्टीप्लाई करना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे डायगनली मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं डायगनली मल्टीप्लाई करता हूं तो देखना ये कुछ इस तरह से बनेगा, पी वाई इंटू क्यू जेड, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस क्यू वाई इंटू पी जेड, माइनस क्यू वाई इंटू पी जेड, ओके ठीक। तो इनको ब्रैकेट में लगा देना और यहां पे जो आई कैप दिखाई दे रहा है उसे लिख देना यहाँ पे आई कैप, ओके। वो हो जाएगा मेरा आई कैप। तो ये बन रहा है अपना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अच्छी तरह से देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उनको क्या करना था, स्किप करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, पी वाई पी जेड क्यू वाई क्यू जेड। तो मल्टीप्लीकेशन देखना, मल्टीप्लीकेशन हम किस तरह से कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हम कुछ इस तरह से करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले पी वाई इंटू क्यू जेड, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्यू वाई इंटू पी जेड, लेकिन ये मुझे माइनस करना है, ओके। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो देखना मैं कलर अलग यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो मतलब क्या हुआ बेटा, मुझे इसको ऊपर वाले को भूल जाना है और इसको भूल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप लोग देख पा रहे हो कौन से एलिमेंट बाकी है। तो पी एक्स क्यू जेड, क्यू एक्स पी जेड, ये सारी चीजें बाकी है। तो आगे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर से वही वाला मल्टीप्लीकेशन, लेकिन याद रखना ये पहला एलिमेंट पॉजिटिव है तो दूसरा एलिमेंट मेरा निगेटिव आना चाहिए। तो दूसरा एलिमेंट बन जाएगा मेरा निगेटिव, तो ये बनेगा पी एक्स इंटू क्यू जेड माइनस क्यू एक्स इंटू पी जेड, ठीक है, माइनस क्यू एक्स इंटू पी जेड। तो ये बनेगा माइनस जे कैप, ये बनेगा माइनस जे कैप, ओके, ठीक है। नाउ अब एक एलिमेंट पॉजिटिव हुआ, दूसरा एलिमेंट नेगेटिव हुआ, तो तीसरा एलिमेंट पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मेरा अल्टरनेट बनने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव मेरा अल्टरनेट बनने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बना सेकेंड वन। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। लिख ही देता हूं इसे अच्छी तरह से फिर से। तो ये है आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, तो ये है पी एक्स, ये है पी वाई, ये है पी जेड, ये क्यू एक्स, ये है क्यू वाई, ये है क्यू जेड, ठीक। अब मुझे क्या करना है बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये बनेगा फर्स्ट रो और ये बनेगा थर्ड कॉलम। तो मुझे इनको स्किप करना है, मुझे अब इनको स्किप करना है। तो मेरे पास क्या बाकी है, पी एक्स क्यू वाई, क्यू एक्स पी वाई। तो फिर से वही वाला तरीका, फिर से वही वाला तरीका। तो देखना ये मुझे मिल जाएगा पी एक्स क्यू वाई माइनस क्यू एक्स इंटू पी वाई के कैप, ठीक है, पी वाई। तो देखना ये सारी चीजें, तो आप लोगों को अगर इसका आंसर निकालना है तो ये वाली चीज याद रखना है, ठीक। तो ये कुछ कुछ क्रैमर्स रूल के हिसाब से भी किया जाता है, अगर आप लोगों ने सुना होगा क्रैमर्स रूल क्या है, तो हम उसी का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन तरीका देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टर्म मेरी पॉजिटिव आएगी, सेकंड टर्म मेरी निगेटिव आएगी, थर्ड टर्म फिर से मेरी पॉजिटिव आएगी। तो ये तरीका होता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, और ये बनेगा मेरा डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। तो इसी का यूज हम उस वाले एग्जांपल में करने वाले जो अभी हमने देखने की कोशिश की थी। तो देखना ये कुछ इस तरह से, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंदी बनेगा। तो डायरेक्ट प्रोसीजर क्या रहेगा अपना, तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है, तो इस आर क्रॉस एफ को लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट आई जे के, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, तो आर, पहला वेक्टर कौन सा है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखना है मुझे। तो आई कैप मतलब 1 इंटू आई कैप होता है बेटा, तो ये बनेगा 1, जे कैप माइनस जे कैप मतलब ये होता है -1, और ये 6 के कैप है तो ये रहेगा 6, ओके। उसके बाद रहेगा फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर कितना है मेरा, 2i कैप 3j कैप माइनस के कैप। तो इसके कोएफिशिएंट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 3 -1, 2 3 -1, कुछ इस तरह से बनेंगे वो, ठीक है। तो अब मुझे वही वाला मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सबसे पहले स्किप करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर स्किप करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +1, 3 - 6 दैट इज 3 इंटू 6। यहाँ पे देखना -1 मल्टीप्लाइड विथ -1 तो वो हुआ +1, तो 3 इंटू 6 माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया आई कैप, यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया, आई कैप, ओके, ठीक है। नेक्स्ट माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो देखना 1 इंटू -1 -2 इंटू 6 -2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा जे कैप, -2 इंटू 6 ये हो जाएगा जे कैप, ओके, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को स्किप कर दिया। अब करना क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करना है। तो आगे मुझे क्या मिलेगा, प्लस। तो देखना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 इंटू 3 -2 इंटू -1, तो ये बनेगा के कैप, ये बनेगा के कैप। तो बेटा मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये होगा 1 - 18 आई कैप, ये बनेगा -1 -12 जे कैप, प्लस ये होगा
3 माइनस माइनस प्लस 2 के कैप। ठीक, तो ये बनेगा 17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, तो ये बन रहा है मेरा टॉर्क, तो ये बन रहा है मेरा टॉर्क। तो मुझे यहाँ पे टॉर्क का आंसर मिल रहा है। अब मैं इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, तो वो 5 है, तो वो बन जाएगा 5। हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छी तरह से देखना, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। आप लोगों को शायद तकलीफ हो सकता है कि किस तरह से किया है और कैसे किया है। तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे सारी चीजें हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करना है। ओके, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से फर्स्ट पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, ये सारी चीजें हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आगे पूछा गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों को परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो यूनिट वेक्टर रहेगा और वो उन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। तो इन शॉर्ट करना क्या है मुझे, तो देखना इन दो वेक्टर को कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। फिर से वही वाला डायग्राम देखना, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अब अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा ए क्रॉस बी। मुझे कितना मिल जाएगा, ए क्रॉस बी। अब ये जो ए क्रॉस बी है ना, तो ये ए क्रॉस बी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा। इन दोनों वेक्टर को वो क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक, तो यूनिट वेक्टर का हमें पता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसी को हम लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप। तो फर्स्ट वेक्टर है 2, सॉरी ए वेक्टर है तो उसके कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख देना 2 3 1। सेकेंड वेक्टर है बी, तो उसके कोएफिशिएंट लिख देना 1 -1। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मुझे स्किप करना है, तो ये बनेगा 3 × 1 माइनस -1 × 1। ये आई कैप माइनस, पहली टर्म पॉजिटिव रहेगी, दूसरी टर्म अपनी नेगेटिव आने वाली है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को स्किप करना है, तो ये आ जाएगा 2 × 1 माइनस 1 × 1 जे कैप प्लस। अब तीसरा स्टेप क्या है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे तो हमें मिलेगा 2 - 1 माइनस 1 × 3 × के कैप, -1 × 3 × के कैप। ठीक, 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा, वो आ जाएगा आई कैप -2 -1 जे कैप प्लस ये बनेगा -2 -3 के कैप। तो ये बनेगा 4 आई कैप 2 - 1, तो ये बनेगा माइनस जे कैप -5 के कैप। तो ये मुझे मिला यहाँ पे आर वेक्टर, दैट इज ए क्रॉस बी वेक्टर। ये मुझे क्या मिला, आर वेक्टर। तो देखना ए क्रॉस बी वेक्टर मतलब आर वेक्टर। अब मुझे क्या पूछा गया है, तो इसका यूनिट वेक्टर पूछा गया है। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या है बेटा, तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन देखना विच इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो ये अपना यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है। ओके, तो मुझे ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ये रहेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। ठीक, तो ये बनेगा 16 + 1 + 25। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट बनेगा 42 के आसपास। तो रूट ऑफ 42 ये बन जाएगा, रूट ऑफ 42 ये बन जाएगा। ये मुझे मिला मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देना। अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज रखने वाला हूँ तो देखना ये कुछ इस तरह से बनेगा। आर वेक्टर है अपने पास 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो वो कितना है, √42। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना।
यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इन दोनों को एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए, और उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब उस वेक्टर का डायरेक्शन हमें पूछा गया है। तो अभी हमने जो भी फाइंड किया, तो ग्राफिकली जो होगा ना बेटा, तो ये होगा, ये ग्राफिकली ये बन जाएगा कुछ इस तरह से आर कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है? देख लेना, अच्छी तरह से देख लेना, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। शो दैट द वेक्टर ए इज पैरेलल टू द वेक्टर बी। तो हमें ये शो करना है। अब ये शो करना है मतलब प्रूव करना है इन शॉर्ट। अब देखना, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, तो हमने देखा था, हमने प्रॉपर्टी में देखा था, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इससे मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दो वेक्टर क्या रहेंगे मेरे, पैरेलल रहेंगे। तो वही वाली चीज मुझे अब करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं, अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, ये होता है डिटर्मिनेंट, ये सिंबल होता है बेटा डिटर्मिनेंट। तो ए वेक्टर के कोएफिशिएंट कितने, 1 -1 2, और बी वेक्टर के कोएफिशिएंट कितने, 3 -3 +6। ठीक है, ओके। तो चलो फिर इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा -1 × 6 माइनस ऑफ -3 × 2, ये हुआ आई कैप। देन सेकेंड टर्म अपनी नेगेटिव आएगी तो माइनस लिख लिया मैंने यहाँ पे। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वो बनेगा 1 × 6 -3 × 2, ये हुआ जे कैप। उसके बाद आएगा प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रहेगा तो वो बनेगा 1 × -3 माइनस 3 × -1 इंटू के कैप। ठीक, तो ये बनेगा अपना कुछ इस तरह से, -6 माइनस माइनस +6 आई कैप माइनस, तो ये बनेगा +6 -6 जे कैप प्लस, ये बनेगा -3 माइनस माइनस +3 ठीक है। तो देखना बेटा, तो ये कितना आ रहा है, ये 0, ये 0 आई कैप, ये प्लस माइनस अब कुछ भी ले लेना, तो ये बनेगा 0 जे कैप, ये बनेगा 0 के कैप। तो मतलब क्या हुआ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो हम बोल सकते कि ये दो वेक्टर्स किस तरह से पैरेलल है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो ये वेक्टर्स मेरे पैरेलल होते हैं। ओके, तो इसको देखना, ये तो हुआ लेंदी वाला तरीका। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी रहेगा। ट्रिक देखना यहाँ पे ट्रिक क्या है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो ना, ट्रिक, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देन जो रेशियो होता है ना उनका, दैट इज पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, कोइफिशिएंट का रेशियो, दैट इज आई का कोइफिशिएंट, दो वेक्टर के आई का कोइफिशिएंट का रेशियो मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कोइफिशिएंट ऑफ जे, दैट इज पी वाई डिवाइडेड बाय क्यू वाई मस्ट बी इक्वल टू पी जेड डिवाइडेड बाय क्यू जेड। तो एक चीज याद रखना, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो ये वाला भी हम तरीका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, शॉर्ट ट्रिक, टाइम बचाने के लिए। ठीक, तो देखना ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो एक्स कंपोनेंट का देखना, यहाँ पे ये कितना आ रहा है 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो इनका रेशियो लेके देखना 1/3, तो ये -1/3 -1 -3 एंड दैट इज 2/6, तो ये कितना आ रहा है, तो सारा रेशियो मेरा कितना आ रहा है, सेम, सारा रेशियो मेरा क्या आ रहा है, सेम। अगर इस तरह से मुझे कंडीशन मिल रहा हो, अगर मुझे इस तरह से कंडीशन मिल रहा हो तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दो वेक्टर्स किस तरह से पैरेलल है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये स्क्वायर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर
माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इनको मैं वेक्टर के फॉर्म में ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखना एलएचएस लेके चलते। एलएचएस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना रहेगा बेटा? तो वो रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। और एन कैप भी है, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला, चलो वो भी कर सकते हैं, इंटू एन कैप इसका मैग्नीट्यूड और ये उसका स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना बनेगा बेटा? ए बी साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे देखना एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज इक्वल टू 1 एज इट इज यूनिट वेक्टर। ये क्या है बेटा? मेरा यूनिट वेक्टर है, ये मेरा यूनिट वेक्टर है। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? क्योंकि हमें पता है, आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये किसका डेफिनेशन है? तो ये बनेगा ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन है बेटा डॉट प्रोडक्ट का, तो ये बनेगा ए डॉट बी उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ए डॉट बी उसका होल स्क्वायर। हेंस मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। बहुत सिंपल वाला तरीका है। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। The diagonals of the parallelogram are 2i cap and 2j cap. Then find its area. तो यहां पे देखना, अगर पैरेललोग्राम दिया गया हो और पैरेललोग्राम का एरिया हमें पूछा गया हो, तो अब ये पहले डायग्राम समझ लेना। ये पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से कंसीडर करना, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ठीक, तो अगर ये पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरह से मुझे रिजल्टेंट मिलने वाला है, डायगोनल मुझे कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो ये कंसीडर करना एक डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल ये कुछ इस तरह से कंसीडर करना, दूसरा वाला कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड वो क्या रहेगा बेटा? वो रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। किसका क्रॉस प्रोडक्ट? साइड का ये जो वेक्टर है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक, तो डायग्राम से मुझे एक चीज समझ में आ रही है, आई कैन राइट डाउन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एरिया है ना बेटा, तो ये मैग्नीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर मुझे ये आंसर निकालना है तो मुझे ए क्रॉस बी निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। लेकिन अब गिवन डेटा में क्या है? डायगोनल्स दिए गए हैं मुझे, तो कंसीडर करना ये वाला डायगोनल जो है ये है 2i कैप, ये येलो कलर में जो हमने यहाँ पे लगाया है वो है 2i कैप, और जो रेड कलर में है डायगोनल उसे कंसीडर करना 2j कैप, वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। ओके, दैट इज 2j कैप। तो अब हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन का तरीका यूज कर सकते हैं। देखना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम यूज करें तो फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे मुझे हेड टेल कॉम्बिनेशन देखना है। देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 2i कैप। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक डायगोनल के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 2i कैप, तो ये एक इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो दूसरा एक ट्रायंगल हम यहाँ पे देख सकते हैं,
तो सपोज करना कि मैं कुछ इस तरह से इनको नाम दे रहा हूँ। तो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है OPS। तो यहाँ पे देखना बी वेक्टर प्लस 2J वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर, क्योंकि ये रिजल्टेंट साइड बन रहा है। यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है पी के पास इन ट्राइंगल OPS। यहाँ पे देखना बेटा हेड टेल कॉम्बिनेशन है, एक वेक्टर का हेड है दूसरे वेक्टर का टेल है, तो इन दोनों के हम एडिशन करेंगे। ठीक, तो दूसरा मुझे क्या मिलेगा बेटा, तो दूसरा मिलेगा मुझे बी वेक्टर प्लस 2J वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर, मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर। तो ये बन रहा है इक्वेशन 1। तो यहां से मैं इक्वेशन 2 भी निकाल सकता हूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2J वेक्टर। ठीक, तो ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वो बनेगा ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2J कैप। अगर मैं इन दोनों के एडिशन कर दूं तो ये देखना बी वेक्टर कैंसिल, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 2a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2J कैप। ठीक, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। ए वेक्टर मुझे मिल जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 दो का यूज करेंगे तो बी वेक्टर मिलेगा, तो वो होगा मेरा ए वेक्टर माइनस 2J वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना आया है आई प्लस जे माइनस 2J इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा आई माइनस जे इज इक्वल टू बी वेक्टर, आई माइनस जे इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन करने की कोशिश की। ठीक, तो मुझे वो सारी वैल्यूज यहाँ पे मिल गई है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा। तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला रहेगा ए क्रॉस बी। हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, याद रखना है मुझे, सिर्फ बहुत रेयरली पूछा जाता है। हम कर सकते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लो, ये बेस बनेगा, ये हाइट बनेगा, उसके बाद साइन थीटा मुझे मैं वहां पे ले सकता हूँ। तो इस तरह से कुछ मिल जाएगा मुझे। हाँ, तो अब मुझे एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए क्रॉस बी ही निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो फिर से वही वाला तरीका, आई जे के। अब देखना ए में सिर्फ दो ही है, एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट नहीं है, मतलब जेड कंपोनेंट 0 है। तो ये कितना होगा, ये 1 1 0। सिमिलरली वाई में देखा जाए तो वाई सॉरी बी में देखा जाए तो वहां पे भी मेरा जेड कंपोनेंट 0 है, तो ये कितना होगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वो बनेगा 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू माइनस 1 आई कैप माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो वो बन जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 जे कैप। और तीसरा यहाँ पे क्या बनेगा के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वो बनेगा 1 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मुझे कितना मिलेगा बेटा यहाँ पे, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, और ये मुझे मिलेगा माइनस 2k कैप। ये कितना मिलेगा मुझे, माइनस 2k कैप। ठीक है, तो ये मुझे मिला ए क्रॉस बी। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। देखना आई के वैल्यू 0, आई के कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 स्क्वायर और के कितना है अपने पास -2 उसका स्क्वायर माइनस 2 उसका स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 2, तो ये बनेगा 2। तो देखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है मेरे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एंड द आंसर इज 2, द आंसर इज 2। ओके, ठीक है, तो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना दो वेक्टर्स दिए गए हैं ए एंड बी वेक्टर, जो हमें यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय ए एंड बी। तो फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक चीज याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, तो वो होगा हाफ ए क्रॉस बी, वो रहेगा मेरा हाफ ए क्रॉस बी। तो एक बनेगा हाइट, एक बनेगा बेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे फिर से क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, उसका मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करना है, मैग्नीट्यूड ऑब्टेन करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो ए क्रॉस बी हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। ए क्रॉस बी किस तरह से मिलेगा देखना, तो वो होगा बेटा आई कैप जे कैप के कैप। तो ए के कोएफिशिएंट 3 1 -4, बी के बी वेक्टर के कितने कोएफिशिएंट है, तो वो 6 5 -2। तो चलो हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो वो बनेगा -2 × 1 -2 5 × 4 20 -20 माइनस प्लस 20। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये बनेगा 3 × -2 दैट इज -6, 6 × -4 दैट इज +24 जे कैप प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बनेगा 5 × 3 15 -6 के कैप, 15 -6 × के कैप। तो ये बनेगा 18 आई कैप -18 जे कैप, और ये बनेगा बेटा +9 के कैप, +9 के कैप। तो ये हुआ ए क्रॉस बी, ये बना ए क्रॉस बी। ओके, तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मुझे मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा 324, तो वो बनेगा 324 प्लस 81। तो देखना ये कितना हो रहा है, 4 + 4 + 1 दैट इज 8 + 1 9, 8 + 2 10, 2 + 2 सॉरी 10 + 2 12, यहाँ पे 1 आया तो ये बनेगा 729। तो रूट ऑफ 729, तो रूट ऑफ 729 शायद ये 23 का रहेगा। ठीक है, तो ये यस सॉरी 27 का है, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ये 27। ओके, नाउ आई कैन यूटिलाइज दिस फॉर्मूला, मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका आंसर रहेगा 1/2 × 27, 1/2 × 27। तो मुझे आंसर मिलेगा 1, या फिर हम इसे इसी तरह से रख देते हैं 27/2। तो ये रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला याद रखना है। कुछ है नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ एक मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रहेगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो देखना और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है तो ये वाला खुद से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही पूछा गया है, ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो आपको कैलकुलेशन करने हैं आगे, सिर्फ मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने के बाद आप इसका आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ कर सकते हो, यू कैन कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर डाल सकते हो, कोई इशू है नहीं। ओके, तो ये रहेगा 3 - 2 - 1, 3 - 2 - 1। तो ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क, ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क बेटा। ठीक, तो इसे ट्राई करना और आंसर कमेंट में आप डाल सकते हो, कोई इशू है नहीं। वहां पे आप लोग एक दूसरे के साथ ही आंसर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, नो इशू। ओके, ठीक, तो ये था आज का लेक्चर। इस आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, तो बेटा थोड़ा सा इसे समराइज कर लेते हैं हम। तो समराइज क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन सीखा, वेक्टर प्रोडक्ट सीख लिया। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला एंड राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन,
राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर लिया। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखी, उसके बाद हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी। कौन सी देखी? तो वो कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी देखी जो कि ये ओबे नहीं करता, और डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी देखी जो कि डॉट प्रोडक्ट के साथ ये भी ओबे करता है। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल केसेस देख लिए। ठीक है, स्पेशल केसेस मतलब थीटा जब 0 हो, थीटा जब 180 हो, एंड थीटा जब 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये 3 केसेस हमने देख लिए। और उसके बाद हमने देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि होता है मेरा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और लास्ट में हमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, लास्ट में हमने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो था अपना हाफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो ये अपना समरी है बेटा, आज का लेक्चर का ये समरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये आज का सेशन अच्छी तरह से समझ में आया हो। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे दिया गया है, जस्ट गो थ्रू इट, उसका आंसर निकालना, चार्ट चार्ट में ही डालना, कमेंट सेक्शन में आंसर डालना, और आप ही लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए अभी हम रुकते हैं। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कुछ बेसिक चीजें सीखने वाले, तो डोंट गो एनीवेयर। अगला लेक्चर अच्छी तरह से अटेंड करना, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 11th। ओके, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।